बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने रिएक्शन ऑफ बेसेस स्टार्ट किए हुए थे। उसमें आज हमारा लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस विद salts ऑफ हैवी मेटल्स। इनको स्टडी करने से पहले हम एक नज़र देखेंगे कि मेटल्स किसे कहा जाता है। मेटल्स आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखने वाले एटम्स होते हैं उन्हें मेटल्स कहा जाता है। और हैवी का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? जिनकी डेंसिटी जो होती है नॉर्मल एलिमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो क्योंकि अच्छा, फिर सवाल यहाँ पे बेटा ये भी पैदा होता है कि होती उनकी डेंसिटी ज़्यादा है और हम कह रहे हैं कि उन्हें हैवी। हम डेंसर मेटल्स भी तो कह सकते थे ना, हैवी मेटल्स कहने की वजह क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। सो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब मैस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो इन मेटल्स के अमूमी मेटल्स के मुकाबले में मैसेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इन्हें हैवी मेटल्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन हो तो इसके नतीजे में सोडियम सल्फेट हासिल होगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको 2 मोल्स लिखना पड़ेंगे और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड हासिल होगा। अगर आप अंडरस्टैंडिंग इस रिएक्शन की हासिल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बेस का काम होता है कि वो हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है, तो सोडियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट होंगे। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल से एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट होता है, हमारे पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, उससे 2 सोडियम आयन जनरेट होंगे और 2 ही हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट होंगे। इसी तरह कॉपर सल्फेट जब आयोनाइज होगा तो इसकी वजह से हमारे पास कॉपर पॉजिटिव 2 और एक सल्फेट -2 हासिल होता है। सोडियम सल्फेट आपस में कंबाइन होके Na2SO4। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में बेटा पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। उसमें हमने ये बात मेंशन की थी कि कैटायनिक पार्ट जो होता है वो पहले लिखा जाता है और उसकी वैलेंसी उसके ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे, अनायनिक पार्ट जो होता है वो बाद में और उसके वैलेंसी भी उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी जाती है। और अगले ही स्टेप में आपने पढ़ा था कि वैलेंसीज को विदाउट साइन क्रॉस एक्सचेंज मेथड से नीचे लिखा जाता है, एक दूसरे के नीचे राइट साइड पे। तो इसका फार्मूला कुछ यूं बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट साल्ट बन गया। और इसी तरह कॉपर और हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में कंबाइन होके कॉपर पॉजिटिव 2 है, OH नेगेटिव 1 है, एक कॉपर के नीचे चला जाएगा और 2 OH के नीचे आ जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि अगर ग्रुप ऑफ एटम के नीचे कोई भी वैलेंसी लिखनी हो तो वो ब्रैकेट्स लगा कर लिखी जाती है। सो हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो ये हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे बाकी भी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, वो आपने इसी तरीके से सॉल्व होनी है, वो आपने खुद करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आप लोगों को एनुअल एग्जाम में इनके कलर्स पूछे जा सकते हैं, जैसा कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो ब्लू होता है और साथ लफ्ज लिखा हुआ है PPT। PPT से मुराद क्या है? प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स मीन क्रिस्टल्स। ये इनसॉल्युबल होते हैं, टर्बिड सा लिक्विड बना देते हैं, गाढ़ा सा लिक्विड बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? PPTs का नाम दे देते हैं या प्रेसिपिटेट्स का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद कुछ यूजेस दिए हुए हैं आपकी बुक में। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा साबुन का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है। सोप का फार्मूला बेटा होता है
ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको सिंपली फैटी एसिड कहते हो। तो सोप क्या होता है? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ये हमारे पास सोडियम और ये फैटी एसिड से ग्रुप लिया जाता है। अगर आप एक स्टेप बैक पे चले जाएं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास जैसा कि आप देखें CH3 अगर यहां पे लग जाता है तो वो एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह एक लंबी तरीन चेन होती है। जब लंबी चेन होती है, मिसाल के तौर पे C15 H31 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड पाल्मिटिक एसिड। इतनी लंबी लंबी चेन यहां पे मौजूद होती है। ऐसे एसिड्स को आप क्या कहते हो? फैटी एसिड्स कहते हो। और अगर उनका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो आप देख सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaOH के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो अभी आपने इससे पहले वाले रिएक्शन में जो कल हमारा लेक्चर था हमने पढ़ा था बेस और एसिड के दरमियान रिएक्शन। तो ये हमारे पास एसिड है और बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेस की तरफ से OH नेगेटिव आया, एसिड की तरफ से H पॉजिटिव आया। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ और उसके साथ RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ONA। तो ये बेस और एसिड के दरमियान रिएक्शन जो होता है उससे हमें साल्ट और वाटर जनरेट होता है। तो ये हमारे पास एक साल्ट था और इसको हमने सोडियम का लफ्ज इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें सोडियम एटम मौजूद है, और साल्ट क्योंकि ये एसिड और बेस से प्रोडक्ट हासिल हुई है इसलिए सोडियम साल्ट, और फैटी एसिड का लफ्ज इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो अनाइनेट पार्ट है वो फैटी एसिड से लिया गया था, इसलिए हमने कंपाउंड को नाम क्या दिया? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसी को सोप कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हो रहा है साबुन बनाने के लिए भी। उसके बाद अगर आप बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहलाता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, CaOCl Cl, आपकी मर्जी है, आप इसे जिस तरह मर्जी लिखें। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को समझना जरूरी है कि हार्ड वाटर कहते किसे हैं, और फर्दर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इससे क्या हो गया? पानी सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं इन तीनों टर्म्स को एलैबोरेट करना चाहूंगा। हार्ड मीन सख्तपन, पानी का सख्तपन होने से क्या मुराद है? आप देखते हैं कि बाज़-ओ-क़ात कुछ पानी ऐसे होते हैं जहां से हम अगर पानी को लें तो उसमें झाग नहीं बनती, ऐसे पानी को क्या कहा जाता है? सख्त पानी कहा जाता है। जिसमें साबुन अच्छी झाग नहीं बना सकता वो सख्त पानी होता है, और जिसमें साबुन की अच्छी झाग बने उस पानी को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कहा जाता है। तो पानी के हार्ड होने की वजह बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटाइंस आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 ये वाले आयंस अगर पानी में मौजूद हों आज़ाद हालत में तो फिर पानी के अंदर साबुन अच्छी झाग पैदा नहीं कर सकता और ये पानी का सख्तपन का बायस बनते हैं। और अगर ये रिमूव कर लिए जाएं तो पानी सॉफ्ट हो जाता है और उसमें अच्छी झाग बनती है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, मगर इसकी डिटेल सारी इंशाल्लाह हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन,
जब एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से सॉइल और लेक्स वगैरह की जो पीएच होती है वो कम हो जाती है, फॉल डाउन कर जाती है। जब वो फॉल डाउन कर जाती है तो वो एसिडिक हो जाते हैं, उसमें फसलों की ग्रोथ बेहतर नहीं होती। इस वजह से हमने उस ज़मीन को कटाई के लिए बेहतर बनाना है, तो हमें उसके लिए अल्कलाइन जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वहाँ यूज़ करते हैं ताकि वो उसकी एसिडिटी को कम कर सके। इसी तरह पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेटा अल्कलाइन बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एसिडिटी अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, या इसके अलावा भीड़ वगैरह अगर डंग मार लेती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फोमिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर आग बुझाने के तौर पे जो है एजेंट के तौर पे काम करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कपड़ों से दाग धब्बे जो ग्रीस वगैरह के लगे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा ये जो यूजेस ऑफ बेसेस हैं एसिड्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस लेक्चर में भी आपको मेंशन किया था और आज फिर ये मेंशन कर रहा हूँ कि बेस के इस्तेमालात भी बहुत अहम है, आपको एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ आप लोगों ने खुद करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम बने आप लोग डिस्कस कर सकेंगे। इससे तरह स्टमक एसिडिटी को आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री को भी आपने खुद रीड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम बने वो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की जो क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने आपको दी है वो आज शाम तक आप लोगों ने लाजमी मुझे सेंड करनी है। बहुत शुक्रिया।